नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। दिल्ली पर किसका कितना अधिकार, इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र फिर आमने सामने है। नया विवाद शुरू हो गया है केंद्र के उस बिल से जिसमें दिल्ली में उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने का दावा किया जा रहा है। कल लोकसभा में बिल पेश होने के साथ ही केजरीवाल सरकार ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है और यहां तक कह दिया है कि चुनाव में हारने के बाद बीजेपी अब पीछे के दरवाजे से दिल्ली की सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी इस बिल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से सही बता रही है। तो क्या नए बिल के इस दिल्ली में जो नई सियासत शुरू हो गई है या फिर ये सत्ता की शक्तियों का नया संघर्ष है, इसी पर चर्चा के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय गोयल जी, पूर्व मंत्री, बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, विधायक आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। अब सवाल यही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों यही कह रहे हैं कि साडा हक एथे रख। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश की राजधानी में ताकत की जंग एक बार फिर चरम पर है। नए एनसीटी एक्ट पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने है। दिल्ली सरकार को नए एक्ट में बीजेपी की चाल दिख रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उपराज्यपाल को नई अतिरिक्त ताकत देकर सरकार बिना चुनाव में जीते दिल्ली पर अपना कब्जा करना चाहती है। दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती होगी तो आखिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या होगा? दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि हमारे अधिकारों में कटौती पर केंद्र सरकार ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रख दिया है। वहीं बीजेपी कह रही है कि कानून और संविधान के तहत दिल्ली सरकार चलना ही नहीं चाहती। अरविंद केजरीवाल भ्रम फैला रहे हैं। ये जैसा मैंने कहा कि संविधान के खिलाफ है और साथ साथ लोकतंत्र के खिलाफ है। तो दो अमेंडमेंट है मेन रूप से इसमें। पहला ये कि दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इसका मतलब यह है कि चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हर एक फाइल एलजी के पास भेजनी पड़ेगी। केजरीवाल साहब का काम है लोगों को मिसगाइड करना, क्यों मिसगाइड करता है वो। ये सेक्शन 44 के अंदर एनसीटी एक्ट में स्पष्ट प्रोविजन था कि जो लॉ बना हुआ एनसीटी एक्ट का, उस एनसीटी एक्ट के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सेंटर से रिलेटेड लॉ होगा उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानकारी में डालकर और इम्प्लीमेंट करने का अधिकार राज्य सरकार को होना चाहिए। राज्य सरकार कर नहीं रही है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर उनको देखेगा और वो केंद्र से रिलेटेड होंगे तो वो सरकार उसमें अनाधिकार प्रवेश ना करे, केवल उसको जस्टिफाइड करने के लिए है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी होगा तो चुनी हुई सरकार करेगी क्या? सारी फाइलें एलजी को जाएंगी। ये उस फैसले के खिलाफ है जिसमें 4/7/18 को संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था कि फाइल एलजी को नहीं भेजी जाएगी। फैसला चुनी हुई सरकार लेगी और फैसले की कॉपी एलजी को भेजेगी। कांग्रेस भी दिल्ली की इस लड़ाई में कूद गई है। पी चिदम्बरम ने लिखा है, दिल्ली में लागू होने वाले जीएनसीटीडी अधिनियम से प्रस्तावित संशोधन प्रतिगामी, अलोकतांत्रिक और दिल्ली के लोगों का अपमान है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल अपने मालिक की इच्छा के अनुसार सभी शक्तियों का प्रयोग करने वाला वाइस रॉय बन जाएगा। लोगों को संशोधनों का विरोध करना चाहिए, विपक्ष को संशोधनों के खिलाफ मतदान करना चाहिए। सत्ता की ताकत का ये बवंडर आने वाले दिनों में और तेज होगा। दिल्ली सरकार इसे बीजेपी का षड्यंत्र बता रही है और आम आदमी पार्टी 17 मार्च को 2 बजे जंतर मंतर पर विरोध करेगी, जिसमें पार्षद, विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री सभी शामिल होंगे। कल 2 बजे से जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के पार्षद, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री, सांसद सभी उस प्रदर्शन में शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उस प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। एक वक्त पर आंदोलन से खड़ी हुई आम आदमी पार्टी एक बार फिर विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपना रही है। संसद में आज आम आदमी पार्टी के नेता विरोध करते रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है दिल्ली में चुना हुआ मुख्यमंत्री ही सरकार है, चुनी हुई सरकार ही सरकार है। 3 विषयों को छोड़ के सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। अब आप उस सरकार को ही खत्म कर रहे हैं
आप एलजी को सारे अधिकार दे रहे हैं। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और एमसीडी में जब बीजेपी 0 हो गई तो वो क्यों हीरो बन रही है। अब एक बार फिर कल जंतर मंतर की बारी है, जहां से अन्ना आंदोलन की आवाजें बुलंद हुई थी। आंदोलन का सफर सियासी हुआ था और अब एक बार फिर केजरीवाल उसी जंतर मंतर से केंद्र सरकार पर हल्ला बोलेंगे। आज तक ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। विजय गोयल जी, पहला सवाल आपसे ही। ये आरोप है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कि आप लोग एलजी को, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को वाइस रॉय बनाना चाहते हैं, जो केंद्र के इशारे पर पिछले दरवाजे से दिल्ली पर एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ कब्जा करेंगे। जवाब दीजिए, क्या यही आपकी नीयत है इस बिल के जरिए? ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये आरोप पार्टी है। नित नए आरोप लगाना और लगातार विवाद उत्पन्न करना, ये आम आदमी पार्टी का जब से सत्ता में 2013 से आए हैं तब से ही है। इन्होंने हमको कह दिया अलोकतांत्रिक हैं। क्या हम ऑर्डिनेंस लाए हैं क्या? इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर बिल आया है, संवैधानिक है, वहां भी चुनी हुई सरकार है, उसके ऊपर चर्चा होगी, चर्चा होगी, ये लोग अपनी वहां पर बात रख सकते हैं। हमने कौन सी ऐसी बात की है? अब ये कहते हैं हम हार गए हैं। 4 सीटों का बाई इलेक्शन हुआ, उसमें कह गए हार गए, और जो 272 में से 181 से ज्यादा सीटें हमने जीती, वो ये भूल गए। पिछली 3 बार से एमसीडी के अंदर हम ही रूल कर रहे हैं। पिछली संसद में 2 बार से सातों के सातों एमपी हमारे जीत के आ रहे हैं। तो इस तरह से कहना कि हम बैकडोर से कर रहे हैं, ये हमारा नहीं, ये उपराज्यपाल का भी अपमान कर रहे हैं। आप भूल गए, तो पहले दिन से उपराज्यपाल से लड़ रहे थे, जब उनके दफ्तर में जाकर ये पसर गए थे वहां पर कई दिनों तक। तो जाहिर तौर के ऊपर बात है, इनको एक बात को समझना चाहिए, इनके कोई अधिकार नहीं जा रहे। जो असेंबली है वो अपने कानून बनाएगी, जो कानून बनाएगी वो उपराज्यपाल के पास जाएंगे। जब उपराज्यपाल के पास जाएंगे तो उपराज्यपाल को इनसे कोई टकराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, और ये यूनियन टेरिटरी आज से नहीं है। 1993 से जब मदनलाल खुराना चीफ मिनिस्टर से, तब से यही अधिकार आ रहे हैं और उन्हीं अधिकारों की बात कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड हैं वो एलजी ही हमेशा से हैं, पर कोई ना कोई नुक्ता निकालने के ये हमेशा उसमें फिराक में रहते हैं। इसीलिए एक बार केंद्र सरकार ने सब चीजों को स्पष्ट करने के लिए ही कि क्या अधिकार और क्या कर्तव्य हैं, उसके लिए ही इसको लाया है। इनको बिल्कुल ये नहीं लगना चाहिए कि एलजी अलग है, ये अलग है, बल्कि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से और दिल्ली नगर निगम से, दोनों से आपस में तालमेल करके सरकार को दिल्ली को चलाना चाहिए। आपको तो मालूम है एमसीडी को पिछले काफी टाइम से 1 रुपया फंड नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आपने अपनी बात पूरी नहीं की, मुझे टोकना पड़ रहा है। सवाल यह है कि सारा तालमेल स्थापित करने की जवाबदेही और जिम्मेदारी सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार की नहीं हो सकती। एक और काउंटर सवाल है, मैं लौटूंगी आपके पास। पहले राघव चड्ढा जी से एक शुरुआती कमेंट ले लूं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 2018 के फैसले को कोट करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है ये उसके खिलाफ जाता है। कौन सी बातों से पॉइंटेडली, ताकि दर्शक भी सुन रहे हैं, हर कोई सुन रहा है, स्थापित आप ये कर सकते हैं कि ये उस संवैधानिक पीठ के फैसले के खिलाफ बिल में काम कर रहे हैं? मैं साबित कर सकता हूं। अंजना जी, लगातार आप देख रही थी कि 2015 से आपने कई कार्यक्रम हल्ला बोल के किए, जिसमें मैं आया और देखा कि एक टकराव की स्थिति दिल्ली के उपराज्यपाल, उस समय के उपराज्यपाल नजीब जंग और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बीच वो इसलिए हुई क्योंकि जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार के अधिकार होते हैं, जो 15 साल की शीला दीक्षित जी की सरकार के पास भी थे, वो मोदी सरकार ने खींचने की, छीनने की कोशिशें करी। और हमने उसकी लड़ाई उपराज्यपाल से भी लड़ी, सड़क पे भी लड़ी, संसद में भी लड़ी, और अंततः हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 के अपने वर्डिक्ट में, अपने निर्णय में साफ कर दिया कि दिल्ली का बॉस दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उपराज्यपाल बॉस नहीं है। उपराज्यपाल जैसे अन्य राज्यों के गवर्नर होते हैं, केवल उसी स्थिति में काम करेंगे। केवल 3 विषय ऐसे हैं, जैसे जो है लैंड यानी कि जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस। इन 3 विषयों के लिए दिल्ली यूटी है। बाकी जितने विषय हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, अन्य प्रकार के, उन सारे विषयों के लिए दिल्ली एक पूर्ण राज्य है और मुख्यमंत्री बॉस है। आपके चैनल ने हेडलाइन चलाई थी, दिल्ली का बॉस मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आज जुलाई 2018 के उस फैसले को दरकिनार करते हुए जो अधिकार जिनकी पुनर्स्थापना सुप्रीम कोर्ट ने हमें करी थी, हमें दिए थे, वो हमसे फिर छीनकर
बीजेपी की सरकार उपराज्यपाल के पास सौंपने की कोशिश कर रही है। ये क्यों कर रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, पहली चीज तो यह है कि ये साम दाम दंड भेद से, छल बल से कोशिश करते हैं कि ये पहले चुनाव जीतें। जब ये चुनाव जीत नहीं पाते हैं तो कोशिश करते हैं कि विधायक खरीदें। जब विधायक बिकते नहीं हैं तो ये उपराज्यपाल के माध्यम से कामों में हस्तक्षेप करते हैं। जब उसमें भी पूरी तरीके से इन्हें स्वाद नहीं आता, ये सफल नहीं होते हैं, फिर कानून बदलकर उस सरकार के सारे अधिकार छीनकर केंद्र सरकार में लीन कर देते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए अंजना जी, 5 साल में एक बार दिल्ली की जनता घर से बाहर निकलकर अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट डालती है कि अपना उपराज्यपाल चुनने के लिए वोट डालती है। आज हम सिलेक्टेड से चलेंगे कि इलेक्टेड से चलेंगे? ये सिलेक्टेड बनाम इलेक्टेड की लड़ाई है। और ये बात केवल दिल्ली को, आप केवल दिल्ली के चश्मे से मत देखिए अंजना जी, ये एक एक करके हर राज्य से शक्तियां छीन रहे हैं, सारी शक्तियां केंद्रित करना चाहते हैं केंद्र सरकार से। अब मुझे एक बात बताइए, यदि अंजना जी आपके घर में पानी नहीं आता या आपके घर बिजली नहीं आती है तो आप अरविंद केजरीवाल सरकार का दरवाजा खटखटाएंगी कि आप अनिल बैजल या नजीब जंग या उपराज्यपाल का दरवाजा खटखटाएंगी? ठीक है, यही सवाल, ये सवाल लोकतंत्र में, यही सवाल का जवाब विजय गोयल जी से पूछते हैं ना। विजय गोयल जी, पानी नहीं आएगा तो क्या एलजी के दफ्तर के बाहर आप लोग प्रदर्शन करने पहुंचेंगे? क्योंकि अगर वही अथॉरिटी बन जाएंगे, वही सरकार हो जाएंगे, तो फिर तो बीजेपी को अगला प्रदर्शन उनके घर के बाहर करना पड़ेगा। चुनाव बंद हो जाने चाहिए दिल्ली में। अंजना जी एक बात समझ लीजिए बात को। एलजी जो है वो देखेंगे बिल जो पास हुए हैं वो संवैधानिक रूप से पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं। एलजी देखेंगे जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे कानूनों के हिसाब से हैं कि नहीं है जी। एलजी को कोई जरूरत नहीं है कि वो छोटी छोटी चीजें देखेंगे, नाली खड़ंजा, सड़क, सीवर, बिजली, पानी, अभी ये कौन से उसको हल कर रहे हैं। और हमें इनके एमएलए खरीदने की क्या जरूरत है? 4 मंत्री तो इनके अलग अलग आरोपों में इन्होंने ही निकाले ना। पूछिए ना क्यों निकालने पड़े उनको, जाके कितने एमएलए के ऊपर केस चल रहे हैं, पूछिए ना उनसे। इनसे पूछिए ना आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं लागू करी, इनसे पूछिए ना किसान सम्मान निधि क्यों नहीं लागू करी, इनसे पूछिए ना बाकी सब जो चीजें हो रही हैं उसको क्यों नहीं किया। तो इसलिए जिसको काम करना हो उसमें विकास में कहीं कोई रोड़े नहीं अटकाए जा रहे। पर आप अगर आपका उद्देश्य सिर्फ विवाद है तो बात अलग है। और एक और बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया तो उन्होंने साफ तौर से कहा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ये लड़ते हैं, उनकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं और ट्रांसफर्स वगैरह हैं वो सब जो हैं वो एलजी के पास हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एंटी करप्शन ब्रांच एलजी के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर दोनों में एलजी और सरकार में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो जाहिर तौर के ऊपर उसमें एलजी प्रिवेल करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये 2019 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कह रहा है। और अब जबकि क्लैरिटी लेकर आई है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? ये तो पहले ही मान के चल रहे हैं कि मानो एलजी इनकी सब चीजों को उल्टेंगे। एलजी को कोई अधिकार नहीं है, एलजी कानून सम्मत काम करेंगे। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूं, लास्ट में सुनिए, एक बात समझ लीजिए, ये यूनियन टेरिटरी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे पुडुचेरी हो, चाहे दिल्ली हो। जहां यूनियन टेरिटरी होती है वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार ज्यादा होते हैं। बिल इन्होंने ही पारित करने हैं, सिर्फ एलजी के पास उनके अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं। तो इनको दिक्कत क्या है आपको मालूम है? लोकपाल बिल में क्या हुआ था जिसमें इनकी सरकार गई थी? लोकपाल बिल में इन्होंने, फिर ये तो हमेशा कहते हैं ना कि एलजी लटका देंगे, फिर एलजी किसके कहने पे हाँ या ना करेंगे? एलजी क्यों लटकाएंगे? एलजी क्या दिल्ली के दुश्मन हैं? और ये बीसियों चीजों को लटकाए बैठे हुए हैं, उसका क्या होगा जो आज तक यमुना साफ नहीं हुई? सुनिए अंजना जी, यमुना साफ नहीं हुई, पॉल्यूशन का कुछ नहीं हुआ, कोविड के अंदर इनकी भूमिका ठीक नहीं रही, तो ये जब इन्होंने लटका दिया तो आपने इनका क्या कर लिया? आप बताइए ना। अंजना जी जवाब दीजिए राघव जी। वो कह रहे हैं कि जो परिस्थितियां रहेंगी आप लोग विवादों से हमेशा स्वाद लेते हैं, ये उनका कहना है आपका राघव जी, कि ये तो काम नहीं करने दे रहे, ये तो वो नहीं करने दे रहे, इन्हीं की वजह से कुछ नहीं हो रहा दिल्ली में। ये तो हमेशा आप लोग बोलते ही आए हैं ना राघव जी। मैं जुलाई 2018 की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की कॉपी आदरणीय विजय जी को जरूर भेज दूंगा इस शो के बाद। शायद उन्होंने उस ऑर्डर को पढ़ा नहीं। स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ है, स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर रोजमर्रा के जीवन की पॉलिसी बनने की ये सारी फाइलें उपराज्यपाल के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।
केवल 3 महत्वपूर्ण विषय, कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन, क्योंकि एक केंद्र सरकार भी यहां बैठती है, ये देश की राजधानी है, या अंतरराष्ट्रीय दूतावास भी है। इन 3 विषयों के लिए दिल्ली यूटी है, इसकी फाइलें उपराज्यपाल के पास जाएंगी। बाकी हर विषय के लिए, बिजली क्या दाम पे बिकनी चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक कहां बनना चाहिए, सीवर लाइन कहां डलनी चाहिए, इसकी फाइल उपराज्यपाल के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनी हुई सरकार सक्षम है। अब मुझे एक बात बताइए, आज यदि योगी आदित्यनाथ सरकार के किसी फैसले पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वो फाइल लेकर बैठ जाएं और कहें कि मैं योगी सरकार को ये चीज नहीं करने दूंगी, मैं यहाँ पे फलाना स्कूल नहीं बनने दूंगी, मैं यहाँ पे फलाना प्रोजेक्ट नहीं आने दूंगी, तो क्या योगी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार चल सकती है? मैं वही तो कहने का प्रयास कर रहा हूँ। जब लोगों ने केजरीवाल सरकार को चुन के भेजा, अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट दिया, तो आप क्यों जबरदस्ती राज्य, आप ये मानकर क्यों चल रहे हैं कि गवर्नर या एलजी उस राज्य के दुश्मन है? अगर आप इस प्रेमाइस के साथ चलेंगे तो आप उनके साथ कैसे मिलकर कायम? एक सेकंड राघव, मेरे सवाल को समझिए। राघव, एक सवाल को समझिए आप, एक सेकंड। कोई भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में फर्क है, एब्सोल्यूट पार नहीं है इलेक्टेड गवर्नमेंट को यूनियन टेरिटरी में। ऐसे में अगर आप इस प्रेमाइस के साथ काम करने निकलेंगे कि वो तो दुश्मन है, वो तो हमें रोकेंगे ही, वो तो हमारे खिलाफ है, वो तो केंद्र के इशारे पर काम करते हैं, तो फिर तो उस यूनियन टेरिटरी की सरकार को मुश्किल होनी है। यहाँ पर अंजना जी, अगर किसी की मंशा पे किसी को शक है तो वो बीजेपी की मंशा पे शक है। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के दुश्मन है क्या? जो अरविंद केजरीवाल से आप हकों को छीन रहे हो। आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश की सरकार दिल्ली ने 2015 में बनाई। दिल्ली की जनता ने प्यार आशीर्वाद दिया अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को। 67 सीटें जी 70 में से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। और दर्द क्या है, भाजपा का दर्द क्या है? 25 साल से अंजना जी, 15 साल शीला दीक्षित सरकार के, 10 साल केजरीवाल सरकार के, 25 साल से बीजेपी बेचारी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई। आज एमसीडी का उपचुनाव होता है, उसमें यही दर्द है क्या विजय जी? इनकी हालत ऐसी हो गई है कि अब ये मान चुके हैं कि दिल्ली में हमारी सियासी जमीन खिसक चुकी है, तो चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से सत्ता हड़प लो। ये तो सत्ता के लोग विजय जी जवाब देंगे। विजय जी, दूसरी चीज मेरी सुन लीजिए, एक मिनट अंजना जी, विजय जी को आपने काफी समय दिया था, मुझे 15 सेकंड दे दीजिए। विजय जी ने 3-4 और भी अनर्गल बातें करी, आरोप लगाए, कहा भी हमारे एमएलए पे मुकदमे चल रहे हैं। एक एक करके जितने मुकदमे इनकी पुलिस ने करे थे वो सारे कोर्ट में गिरते गए, यहां तक कि आज हमारे एक विधायक नरेश यादव, मेहरौली विधानसभा के विधायक, बरी हो गए क्योंकि इनके द्वारा किया गया झूठा केस गिर गया। एक और केस गिरा। और मैं बता दूं विजय जी की नॉलेज को दुरुस्त करते हुए कि आज ये केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कानून नहीं बनाया है, ये सत्ता हड़पने के लिए कानून बनाया है। अगर सत्ता से इतना प्यार है विजय जी, तो चुनावी मैदान में आओ, हिम्मत है तो चुनाव हमारे सामने लड़के दिखाओ, और अगर हिम्मत है तो चुनाव हरा के दिखाओ। इस चोर दरवाजे से अरविंद केजरीवाल जी की चुनी हुई सरकार की शक्तियां खींचने की जुर्रत मत कीजिए। ये दिल्ली की जनता का अपमान है, दिल्ली की जनता इसका बदला आपसे लेगी। विजय जी, हमें चोर दरवाजे की क्या जरूरत है? हम तो पार्लियामेंट के अंदर बिल ला रहे हैं, चुनी हुई सरकार ला रही है, उसके ऊपर वहां पे बिल पास होगा तो पारित होगा। और दूसरा, आपको कोई शक करने की जरूरत नहीं है। अभी तो आपके चुनाव के बाद दिल्ली में 7 के 7 एमपी हमारे जीते। आप क्यों बार बार इस बात को कह रहे हैं? पिछली 3 बार से कॉर्पोरेशन जिसमें छोटा छोटा आदमी जीतता है वो सारे हमारे मेजोरिटी से जीते हैं। आप तो अभी 4 सीटें जीते हैं, इससे पहले वाले बाई इलेक्शंस में भी आप हार गए थे। तो मेरे को ये बात मत कहिए। हाँ, आप ये कहिए कि भी क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको असहयोग कर रहे हैं? पिछले 6 साल में एक अपना अच्छा निर्णय बता दीजिए जो एलजी ने रोका हो, तब तो आप उनकी शिकायत करिए। ये आप मेरे से या सेंट्रल गवर्नमेंट की शिकायत नहीं कर रहे, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की शिकायत कर रहे हैं। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसने ब्यूरोक्रेसी के रूप में, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं मुझ बोले आप 6 साल के अंदर कोई ऐसा निर्णय बताइए। मैं आपको 6 साल में ऐसे निर्णय बता देता हूं जिसमें आपने काम नहीं किया। आपने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी क्योंकि आप यहां पर दिल्ली के अंदर सत्ता में बैठे हैं। आपने किसान सम्मान निधि नहीं लागू करने दी, ये मेरे पास कागज रखे हुए हैं। आपने इसके ऊपर, इसके बाद जो 4 मंत्री हैं उसका आपने जवाब नहीं दिया। आपने जो भ्रष्टाचार के हैं उसके कोई जवाब नहीं दिए। आपके 4 मंत्री हटे, उस पर आप नहीं जवाब दे रहे हैं कुछ भी। वो बताइए ना, आप एमएलए की बात कर रहे हैं जी। मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। बहुत दिलचस्पी है विजय जी को आम आदमी पार्टी के विषयों पे। 6 साल में विजय जी 6 बार नहीं, 6 साल में 600 बार
आप लोगों ने और आपके उपराज्यपाल ने, आपकी केंद्र में बैठी सरकार ने हमारे कानून, हमारी नीतियां रोकने की कोशिश करी। यहां तक कि होम डिलीवरी ऑफ राशन से लेकर मोहल्ला क्लिनिक तक की फाइलें उपराज्यपाल अपने दराज में बंद करके बैठना पड़ा, जिसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अपने मंत्रिमंडल के साथ, मैं भी आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में मत बोलिए, ठीक है, वो पूरा करें। मोहल्ला क्लिनिक और राशन के बिना भ्रष्टाचार के बंटवारे की फाइल को अरविंद केजरीवाल साहब को पास कराने के लिए 10 दिन उपराज्यपाल के घर में बैठकर धरना देना पड़ा और आंदोलन करके उन्हें मजबूर करना पड़ा, उन पे प्रेशर बनाना पड़ा कि फाइल क्लियर हो सके। दिल्ली वालों के हितों के लिए तो हम लड़ाई लड़ेंगे विजय जी, आप चिंता ना करें। हमें साम दाम दंड भेद हर प्रकार से दिल्ली वालों के लिए लड़ाई लड़नी आती है, उनके हित के लिए काम करेंगे। लेकिन आज ये बात अच्छी नहीं है कि जब आप 25 साल एक सरकार बनाने में नाकाम रहे, उसकी सत्ता छीन रहे हैं। आप मुझे बताएं, अगर सारे अधिकार उपराज्यपाल को ही आपने देने हैं तो दिल्ली में चुनाव क्यों कराते हो? दिल्ली में लोग हर 5 साल अपना मुख्यमंत्री चुनते क्यों हैं? ये लोगों का मजाक नहीं है क्या? हर 5 साल में एक बार जब हमारा मतदाता घर से बाहर निकलता है तो वो मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट डालता है कि उपराज्यपाल चुनने के लिए वोट डालता है? वो किसको वोट डालता है? वो तो मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट डालता है। यदि आज आपके अन्य राज्यों में सरकारें चल रही हैं, अगर वहां पे आपकी सरकार के फैसले पर उपराज्यपाल और वहां का राज्यपाल रोक न लगाने लग जाए तो क्या आपकी सरकारें चल पाएंगी? अच्छा, कल जंतर मंतर पर क्या नारा लगाइएगा राघव जी? कल जंतर मंतर पर क्या नारा लगेगा? देखिए अंजना जी, हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक जरूर लड़ेंगे, जैसे हमने पहले लड़ा था। 2015 में भी यही हकों की लड़ाई शुरू हो गई थी। कई कार्यक्रम आपने भी करे, मैं उन कार्यक्रमों में आया, हम लगातार विस्तार से चर्चा करते थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए और अंततः सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत हुई और हमें सारे अधिकार मिल गए। इसीलिए कैसे काउंटर कीजिएगा? संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। कैसे काउंटर कीजिएगा विजय जी? अंजना जी, जब गाजियाबाद से ये लोग दिल्ली चुनाव लड़ने के लिए आए थे तब इनको पता था कि ये यूनियन टेरिटरी है, तब इनको पता था कि यूनियन टेरिटरी के अंदर चीफ मिनिस्टर के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के क्या अधिकार होते हैं, असेंबली के क्या अधिकार होते हैं। तो इसीलिए अब ये मत बात कहिए जी, पहले वहां से इसको जहां पर चुनाव लड़ने के लिए आ गए। अरे भाई, कहीं और चुनाव लड़ते जहां पर पूरा स्टेटहुड था, यहां पर यूनियन टेरिटरी थी, जो अधिकार थे वो थे। और सुनिए, पिछले 6-7 साल के अंदर आपने ऐसे काम किए हैं कि लोगों को आज सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि अधिकारों का जिस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया गया है और जिस तरीके से आपने यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाई है और जिस तरीके से यहां पर शासन चला है, उसको देखकर यह लगता है कि कोई ना कोई चेक हमेशा चुने हुए प्रतिनिधियों पर भी होना चाहिए। बहरहाल, ये देखिए, अभी तो संसद में ये बिल आना है और कल से ही अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर दोपहर 2 बजे के बाद विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, यानी बवाल इस पर बढ़ेगा। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।